स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मेरा नाम है मोनिका पाल और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्लास आपके लेकर आए हैं जो कि एफ ट्रिपल ई की शंखनाद महा मैराथन। जी हाँ, ये क्लास बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है और ये बहुत ही दमदार क्लास है क्योंकि आज की जो क्लास है सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि चाहे वो हमारे रेगुलर स्टूडेंट रहे हो जिन्होंने रेगुलर क्लासेस अटेंड किया या फिर ऐसे स्टूडेंट्स रहे हो जिन्होंने रेगुलर क्लास किसी रीजन से अटेंड ना की हो, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की जो क्लास है बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स रहे हैं उनका आज बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन होने वाला है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो रेगुलर क्लास नहीं अटेंड कर पाए, अभी तक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर पाए और डरे हुए बैठे हैं कि कई सब्जेक्ट में बैक ना आ जाए, सब्जेक्ट में नंबर तो खराब ना आ जाए, ये हमारी परसेंटेज ना डिस्टर्ब कर दे, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास लेने के बाद अब आप सभी के मन से बैक का जो डर है वो खत्म होने वाला है और आज की क्लास लेने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट तो जरूर हो जाएंगे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर पाएंगे। तो आज की जो क्लास है शंखनाद महा मैराथन स्पेशल क्लास, जिसमें हम पूरी की पूरा सिलेबस जो है यानी पूरी एफ ट्रिपल ई आपको एक ही लेक्चर में कंप्लीट कराएंगे। यानी कुल मिला के जो 6 यूनिट्स हमारे सब्जेक्ट में दी गई हैं वो 6 यूनिट्स हम आपको एक ही बार में कराएंगे। साथ ही साथ इसमें एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है उन पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज भी जो है वो भी बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। ये क्लास जो है और इससे रिलेटेड और हमारी शंखनाद महामैराथन की क्लासेस का शेड्यूल जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा जरूर बन जाएं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं बिहार में जिनको अवेयरनेस ना होने के कारण वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे, जितना स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट कर रहे उतने बच्चे हमारे पास नहीं जुड़ पा रहे। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये जानकारी सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें कि भाई जेई क्लासेस मेरिट परिवार द्वारा स्पेशल एफर्ट करके वो भी बिहार स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली शंखनाद महामैराथन क्लास कराई जा रही है, जिसमें एक ही क्लास में पूरा सेमेस्टर पास कराने का जो वादा है वो हम करके चल रहे हैं। तो इस क्लास को लेने के बाद आप सभी के मन में एफ ट्रिपल ई की बैक का जो डर है वो खत्म होने जाने वाला है। इसी तरह की क्लासेस का शेड्यूल का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर ले ताकि आपको सारा शेड्यूल, सारा टाइम टेबल आपको पता चल जाए। इसके अलावा इस क्लास के बाद क्लास का जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम चैनल पर भेजा जाता है। देखिए, हमेशा कहा जाता है सब्जेक्ट को, टॉपिक को समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन करना। आपने टॉपिक को समझ लिया लेकिन रिवाइज नहीं किया तो आप उसको निश्चित ही तौर पे भूल जाएंगे। तो रिवीजन करने के लिए सारी क्लास का जो है समराइजेशन है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजा जाएगा और भी बहुत सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। बाकी सारी क्लासेस का शेड्यूल क्या है, कब कौन से सब्जेक्ट की क्लास चलती है, क्या टाइमिंग है, किस दिन क्या सब्जेक्ट चलाया जाएगा, ये सारी की सारी जानकारी, सारी लेटेस्ट अपडेट, सारी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजी जाती है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो हैं जो कई बार टाइम टेबल चेक करने के बावजूद भी क्लास को मिस आउट कर जाते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जो बेल आइकन है यानी नोटिफिकेशन आइकन, उसको भी आप प्रेस कर दें। क्योंकि अगर किसी वजह से आप क्लास का शेड्यूल भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं, तो YouTube से तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही हमारे पास से कोई भी लाइव क्लास स्टार्ट होगी। तो लाइव क्लास स्टार्ट होने के केस में आपको नोटिफिकेशन YouTube द्वारा भेजा जाएगा और आप शॉर्ट नोटिस पर भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी, सारी अवेयरनेस अपने सभी साथियों को, दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स, डिप्लोमा मेट्स, आपके सीनियर हो, जूनियर हो, आपके हॉस्टल मेट्स हो, सभी को ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस शंखनाद महामैराथन क्लास का फायदा उठा सके। तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 के साथ। देख लेते हैं कौन कौन बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपने सभी साथियों को आज की क्लास का लिंक शेयर करें। आपके जो भी क्लास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके पर्सनल नंबर्स हैं, उन सभी पर आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास के लिंक को शेयर करें ताकि सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। देखिए, शंखनाद महामैराथन सुनने में ऐसा लगता है कि एक क्लास में बस करा दिया फटाफट से, इतना आसान काम नहीं होता। रेगुलर क्लास से बहुत ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा एनर्जी लगते हैं। आप ये देखिए कि 1.5-2 घंटे तक लगातार खड़े होना और लगातार बोलना आसान काम नहीं होता, वो भी नॉन स्टॉप। और उसके साथ साथ दिमाग के साथ ये सिंक्रोनाइजेशन बिठाना कि कहीं कोई टॉपिक न रह जाए, किस टॉपिक में क्या चीजें हमें बतानी है, क्या चीजें नहीं बतानी। क्योंकि अगर इस सब्जेक्ट की मैं बात करूं, एफ ट्रिपल ई में कई सारे सब्जेक्ट आते हैं। जैसे हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का पोर्शन इसमें आ जाता है, मशीन से ट्रांसफार्मर का टॉपिक इसमें आ जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसके अंदर आ जाती है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसके साथ आ जाती है। तो एफ ट्रिपल ई जो है अपने आप में खिचड़ी है, बहुत सारी चीजें इसमें मिली जुली हैं। तो हमें ये देखना है किस सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक रिट्राइव करने हैं,
उनको मिक्सअप करके बेस्ट वे में आपको रिप्रेजेंट करना होता है। यानी कुल मिला के कहूँ कि जो पूरा समुद्र है, पूरा सागर जो है ना FEE का, उसे आज मुझे गागर में भरना है और तब आपके सामने पेश करना है। तो ये जो क्लास होती है इसमें एफर्ट बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो ये एफर्ट, ये एनर्जी हमारी वेस्ट ना जाए, ये आप पर डिपेंड करता है। अपने सभी साथियों को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक मेरे जो एफर्ट है, मेरी जो एनर्जी है वो उन तक भी ट्रांसफर हो सके और सभी स्टूडेंट्स मेरे एफर्ट का, हमारे जेई क्लासेस टीम की एफर्ट का फायदा उठा सके और हमारा जो नॉलेज है, हमारे जो एफर्ट है, हमारी टीम की जो एफर्ट है वो सभी बच्चों तक पहुंच सके। तो फटाफट से क्लास को शेयर करते रहना। चलिए देख लेते हैं कौन कौन बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और अच्छा लगता है बच्चे ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं। लोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कार्तिक गौतम कह रहे हैं मैम आपसे अच्छा टीचर नहीं देखा, आप बहुत मेहनत करती हो। थैंक यू सो मच कार्तिक, इतना अप्रिशिएशन देने के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए अगर काम के बदले कुछ ना भी मिले ना तो इंसान सेटिस्फाई हो जाता है, बस थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिल जाए। मेरे प्रिंसिपल सर कहा करते थे कि हर एक जो बंदा है जिंदगी में अप्रिशिएशन के लिए ही जी रहा है। अगर हम कुछ अच्छा पहनते हैं, अच्छा करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, सामने वाला अप्रिशिएट करे, हमारे काम को एक तरह से सराहना दे। तो वही बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम कुछ भी करते हैं, हम लाइफ में हम बहुत कुछ करते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब में बहुत अट्रैक्टिव सैलरी चाहते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, क्यों? ताकि लोग हमें अप्रिशिएट करें, रिकॉग्नाइज करें हमारे एफर्ट को। तो अगर कार्तिक हमारे एफर्ट को, हमारी मेहनत को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, दैट इज अ मच बिग थिंग फॉर अस। तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच, इतने प्यारा सा कमेंट आपने किया, बहुत सारी हार्ट की इमोजी भी भेजी है। चलिए सभी को शेयर करें। वेरी गुड। रिंकू 0.2 भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो आया इनका। रवि कुमार जुड़ चुके हैं। स्टडी वर्ल्ड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, रिंकू कह रहे हैं कि मैं यूपी से। भाई हम भी यूपी वाले हैं और यूपी के साथ आज जो हम यूपी वाले आए हैं, बिहार वालों के लिए स्पेशली आए हैं। तो हमारे बिहार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे जो अपने एग्जामिनेशन को लेकर टेंशन में है, सेमेस्टर को लेकर टेंशन में बैठे हैं, स्ट्रेस में बैठे हैं, आज उन्हीं के स्ट्रेस को दूर करने हम आए हैं। तो यूपी वाले और बिहार वाले आज मिलकर बहुत सारे एनर्जी का विस्फोट करेंगे। तो और हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि कुमार, रिंकू जायसवाल गुड इवनिंग आया है, रोहित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कार्तिक गौतम कह रहे हैं मोनिका मैम आपका कंटेंट जबरदस्त है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कार्तिक गौतम जी, इतना अप्रिशिएट करने। मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? अच्छा, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? कार्तिक जी मैंने डिप्लोमा किया है, फिर बीटेक किया और एमटेक किया है। तो अभी पीएचडी की तैयारी तो शायद दूर है, बट हाँ अभी तक आप सभी के प्यार की वजह से, आप सभी के सपोर्ट की वजह से, मेरे पेरेंट्स की वजह से, मेरे टीचर्स, मेरे मेंटर्स और गाइड जो रहे उनकी मदद से मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया, फिर बीटेक कंप्लीट किया, एमटेक कंप्लीट किया और 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे कंप्लीट हो चुका है। तो ये सब आप सभी की बदौलत है। मैं कहती हूँ हमारा जो जेई क्लासेस चैनल यहाँ पहुँचा है, अभी जैसे कि सभी जानते हैं 100 के कंप्लीट हो गए, 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे पूरे हुए हैं। तो ये सभी स्टूडेंट्स की बदौलत है, हमारे बड़ों की बदौलत, जिन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे गाइड किया, मेरे पेरेंट्स की वजह से, और भी बहुत सारे टीचर, बहुत सारे प्रिंसिपल मेरी लाइफ में रोल मॉडल रहे, जिन्होंने समय समय पर गाइड किया। आप बच्चों से बहुत लगातार अप्रिशिएशन जो मिला, उन सभी की बदौलत आज यहाँ तक है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। आप साथ ही साथ शेयर करते रहना, ऐसा ना हो कि शेयरिंग रुक जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 के साथ। यूनिट 1 है कंपोनेंट, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सिग्नल। ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सिग्नल। मैं हमेशा मैंने अभी जैसे पिछली क्लास भी आप लोगों की ली थी, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर वालों की ली थी, तो उसमें भी मैंने बताया था फर्स्ट यूनिट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे सब्जेक्ट का होती है। क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में जैसे ही आता है तो यूनिट 1 के क्वेश्चन तो 2-4 आपको रखे हुए मिलते हैं। तो यूनिट 1 जो हमारी साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर आपका यूनिट 1 स्ट्रांगली तैयार है तो समझो आपका सब्जेक्ट में बेड़ा पार हो जाना तय है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ये कहेगी कि भाई ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन मुझे आता है, ठीक है अब हो जाएगा। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन पेपर की शुरुआत ही नेगेटिव हो, यानी यूनिट 1 आपका तैयार ना हो और आप देखिए मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, गई बहसबानी में, तो ये साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा यूनिट 1 अफेक्ट करती है। दूसरी बात, यूनिट 1 किसी भी सब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है।
आप देखिए अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, इस तरह के नेम आपको यूनिट 1 के मिलते हैं, क्योंकि यूनिट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट यानी सब्जेक्ट की जो जड़ें हैं वो आपको यूनिट 1 में मिलती है। तो सब्जेक्ट पे कमांड करने के लिए यूनिट 1 आपका वैसे भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमारे कौन कौन से होते हैं। स्टडी वर्ल्ड कह रहे हैं मैम फर्स्ट सेमेस्टर में 75% मिला है, इस बार लग रहा है 90% मिलेगा। भाई बहुत अच्छी बात है स्टडी वर्ल्ड, अगर आपको 90% मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आप सभी का रिजल्ट नहीं होता, ये एक्चुअली हम टीचर्स का रिजल्ट होता है। तो जब आप सभी का पीटी का, हमारे यूपी पीटी का, एसपीटी का रिजल्ट आता है ना, तो जितनी क्यूरियोसिटी आपको होती है रिजल्ट जानने की, उतनी हमें भी होती है कि क्या परसेंटेज आई है बच्चों की, कैसा रिजल्ट रहा, क्योंकि एक्चुअली वो आपका नहीं हमारा भी रिजल्ट रहता है। श्याम भाई भी जहाँ भी आ गई हैं, गुड इवनिंग कह रही है, वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो यहाँ हम बात करते हैं सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं हमारे दो तरह के हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे, इनको दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये हमारे होते हैं पैसिव एंड एक्टिव कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, पहला पैसिव कंपोनेंट्स और दूसरा होता है एक्टिव कंपोनेंट। यानी हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ जो क्लासिफिकेशन इनका किया है, हालांकि कंपोनेंट्स को और तरह से भी क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे कि लीनियर कंपोनेंट्स, नॉन लीनियर कंपोनेंट्स, यूनिलेटरल कंपोनेंट्स, बायलेटरल कंपोनेंट्स। ये हमने देखा है लीनियर और नॉन लीनियर से मतलब है क्वांटिटीज में कैसा रिलेशन है, उस बिहाफ पर हम इनको लीनियर नॉन लीनियर में डिवाइड कर सकते हैं। बायडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल का अर्थ है इनकी पोलैरिटी से, और यहाँ एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट से मतलब है इनकी एनर्जी से। तो पैसिव कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और पैसिव कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है। तो पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट हमारे जो होते हैं, पैसिव कंपोनेंट का अर्थ है ऐसे कंपोनेंट जो कि पावर को जनरेट नहीं कर सकते। इसके लिए अच्छा सा पहले हम एक कंपैरेटिव टेबल दिखाएंगे जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले पैसिव कंपोनेंट्स में देख लेते हैं हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं और एक्टिव में कौन कौन से आते हैं। एक्टिव कंपोनेंट्स में कौन कौन से आते हैं, हालांकि आप सभी को ये शायद पता भी हो। और एक बात समझ लेना, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आना तय है। एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट का क्वेश्चन एज इट इज रखा हुआ मिलेगा। इससे एमसीक्यूज भी बन सकता है, कैसे एक एमसीक्यू बनेगा वो भी आपको बताते हैं। तो पैसिव कंपोनेंट में हमारे आते हैं आर यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, सी, ये सारे जो हमारे कंपोनेंट होते हैं किसमें आते हैं, एक्टिव पैसिव एलिमेंट या पैसिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और डायोड और ट्रांजिस्टर यानी सेमीकंडक्टर वाले जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, हालांकि आप सभी को पता है चाहे गेट हो, चाहे ओपैम्प हो, एम्पलीफायर हो, कुछ भी हो, सभी के सभी हमारे बेसिकली डायोड और ट्रांजिस्टर से मिलकर ही बने होते हैं। फ्लिप फ्लॉप होते हैं, काउंटर होते हैं, शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सभी में जो बेसिक हमारा कंपोनेंट होता है वो डायोड और ट्रांजिस्टर ही होता है। यानी बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दी सॉलिड स्टेट डिवाइसेस यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी हमारे डिवाइसेस होती हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या कह लीजिए आप सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, वो सभी हमारी किस में आती हैं, एक्टिव कंपोनेंट की श्रेणी में आते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते क्या होगा, विच वन इज एन which one is a एक्टिव कंपोनेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्टिव कंपोनेंट है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, रेजिस्टर, इंडक्टर, डायोड, कैपेसिटर। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको देख के बता देंगे कि कौन सा एक्टिव कंपोनेंट है। तो रेजिस्टर कैसा है, पैसिव, इंडक्टर पैसिव, कैपेसिटर पैसिव, तो एक्टिव कौन सा बचा, डायोड। तो राइट ऑप्शन विल बी डायोड। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा डायोड। डायोड इसमें एक्टिव कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब इनका कंपैरेटिव टेबल देख लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी।
तो कंपैरेटिव टेबल में हम देख लेते हैं किस तरीके से एक्टिव और पैसिव को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहां लिख देते हैं हमारे पैरामीटर जिसकी हम तुलना करेंगे, है ना, जिसके बिहाफ पर हम तुलना करेंगे, पैरामीटर कह लीजिए या बेसिस कह लीजिए, जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं। तो किस पैरामीटर की आप तुलना कर रहे हैं? दूसरी तरफ एक तरफ लिखेंगे हम एक्टिव कंपोनेंट और एक तरफ पैसिव कंपोनेंट। तो यहाँ हो गया हमारा एक्टिव कंपोनेंट और दूसरी तरफ लिख देंगे पैसिव कंपोनेंट्स। ये जो टेबल है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इससे आपको इंडिविजुअल टॉपिक भी क्लियर होंगे, यानी कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, उसको लिखने में मदद मिलेगी। दूसरा, अगर कंपैरिजन का क्वेश्चन आया तो वो भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देख लेते हैं कि हम किस किस बेसिस पर इनकी तुलना करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ सोर्स, यानी ये कैसे सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारा नेचर ऑफ सोर्स, यानी ये कैसे स्रोत की तरह कार्य करते हैं। तो इसमें होगा कि इट जनरेट्स दी एनर्जी, ये एनर्जी को जनरेट करते हैं, और ये इट यूजेस दी एनर्जी, यूजेस और यूटिलाइजेस आप कह सकते हैं, यूटिलाइज करते हैं, यानी किसी भी फॉर्म में उसको एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। एनर्जी का क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन। ठीक है, यानी ये तो एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं और ये एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं अभी बताए। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं क्या? हमारे डायोड, ट्रांजिस्टर और मैनी मोर, जितनी भी डिवाइस जो कि डायोड और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है सब इसमें आते हैं। इसमें आते हैं रजिस्टर, अभी बताया था, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ट्रांसफॉर्मर भी इसी की श्रेणी में आता है। तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। फिर आता है हमारा फ्लो ऑफ करंट। दे कैन कंट्रोल, यानी करंट फ्लो को इनके द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कैन नॉट कंट्रोल, करंट के फ्लो का नियंत्रण नहीं कर सकते। फिर बात आती है गेन की। किसी भी तरह का गेन, पावर गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन, तो जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं ये प्रोवाइड कर सकते हैं। दे कैन प्रोवाइड, यानी ये गेन प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड दे कैन नॉट प्रोवाइड, और ये गेन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक्टिव कंपोनेंट गेन प्रोवाइड कराने का मतलब है, जैसे ट्रांजिस्टर, आपको पता है ट्रांजिस्टर का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर की मदद से हम क्या करते हैं? गेन प्राप्त करते हैं, यानी सिग्नल की पावर को एनहांस करते हैं ना, गेन मिलता है। तो एक्टिव कंपोनेंट की मदद से आप सिग्नल में गेन प्राप्त कर सकते हो इनकी मदद से, और इसमें पैसिव में कोई गेन नहीं मिलता। नेचर ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी जो है, एनर्जी का क्या करते हैं? दे प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड और डोनेट एनर्जी, एंड दे एक्सेप्ट एनर्जी। एनर्जी का मैंने बताया था ना, यूटिलाइजेशन करते हैं, ये किसी भी फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में एनर्जी को डेसिपेट करते हैं। ठीक है,
एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स की रिक्वायरमेंट ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रही हूं मैं, एक्सटर्नल सोर्स, दे नीड एंड दे डोंट नीड, इनको जरूरत नहीं होती। पोलैरिटी की बात करते हैं, ध्रुवता यानी इनके कनेक्शन जो किए जाते हैं किस पोलैरिटी में किए जाएं, इनकी पोलैरिटी होती है स्पेसिफिक, यानी निश्चित ध्रुवता में आप कनेक्ट करेंगे तो ही काम करेंगे, और इनकी पोलैरिटी स्पेसिफिक नहीं होती, नॉट स्पेसिफाइड। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक्टिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है डायोड एंड ट्रांजिस्टर। इनके द्वारा आप करंट यानी धारा के प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और इनके द्वारा आप सिग्नल में गेन प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं, और इनको एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता होती है ऑपरेट करने के लिए। इनकी पोलैरिटी भी निश्चित होती है। बट इन द केस ऑफ पैसिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो एनर्जी को यानी ऊर्जा को यूटिलाइज करते हैं किसी भी रूप में, हीट के रूप में, किसी और रूप में ये यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, ट्रांसफॉर्मर। इनके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये किसी प्रकार का गेन सिग्नल में प्रदान नहीं करते। ये क्या करते हैं, एनर्जी को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और इनके लिए इनके ऑपरेशन के लिए किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स या पावर सोर्स की जरूरत नहीं होती। इनकी पोलैरिटी निश्चित नहीं होती, यानी आप इनके कनेक्शन किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक था बिल्कुल। आगे आते हैं बहुत सारे हमारे डिवाइसेस, जैसे कि डायोड सबसे पहले है, डायोड ट्रांजिस्टर। तो डायोड की बात कर लेते हैं। डायोड का सिंबल होता है ये, इसका कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन में ऐसे हम क्या करते हैं, एक सेमीकंडक्टर चिप में आधे भाग में पी टाइप और आधे भाग में एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करके इसका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पी से जो निकाला एनोड, एन से जो निकाला वो कैथोड, यहाँ पर जो बनता है वो कहलाता है जंक्शन। इसी कारण इसका नाम पड़ा पीएन जंक्शन डायोड। तो ये हो गई इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, होल होते हैं, और इधर बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। होल के साथ सभी क्या होते हैं, नेगेटिव आयन, और अगर हम एन साइड की बात करते हैं तो यहाँ होते हैं पॉजिटिव आयन। नॉर्मल कंडीशन में ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर होता है। जैसे ही इसको बाइसिंग देंगे तब इसमें धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो ये नॉर्मल हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड दिखाया गया है। पीएन जंक्शन डायोड का जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो है रेक्टिफिकेशन में। अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, इसका एप्लीकेशन जो है, इसके एप्लीकेशंस, तो दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होते हैं इसका। एक तो इसका यूज किया जाता है स्विच के रूप में, और दूसरा किया जाता है रेक्टिफायर के रूप में। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप इसकी देखेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो खींची जाती हैं वो खींची जाती है वोल्टेज और करंट के बीच में, इसलिए इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी आती हैं इस तरीके से। ये हमारा होता है वीबी यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको नी वोल्टेज भी कहते हैं। नी वोल्टेज ये हमारी होती है आईएफ यानी फॉरवर्ड करंट, ये होता है वी, ये होता है आई, ये माइनस में आई और ये माइनस में वी। ये जो है हमारा ये है रिवर्स लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं, रिवर्स लीकेज करंट। और यहाँ होता है हमारा एवलांचे ब्रेकडाउन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने से पता चलता है कि ये इसमें ऑन डिवाइस की तरह फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स में ऑफ डिवाइस की तरह काम करता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, एक्टिव है और कैसी है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। ठीक है,
बाकी पैसिव में हमारे जो कंपोनेंट आते हैं, पैसिव में कंपोनेंट की अगर बात करें हम, पैसिव कंपोनेंट की, पैसिव कंपोनेंट में हमारे 3 कंपोनेंट जो आते हैं, हमारे 3 कंपोनेंट जो आते हैं वो आते हैं रजिस्टर, रजिस्टर जो है इसका सिंबल होता है कुछ ऐसे, इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। आर, इसकी यूनिट होती है ओम, इस तरीके से लिखा जाता है ओम को, ठीक है। और आर जो होता है, आर इजिकल्स टू होता है वी अपॉन आई, ठीक है। दूसरा जो हमारा एक और पैसिव कंपोनेंट है वो है कैपेसिटर, कैपेसिटर जो होता है इसको दिखाया जाता है ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में, इसका जो यूनिट होता है, नापा जो जाता है, इसको फैरेड में नापा जाता है, और ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। इसके अलावा तीसरा जो कंपोनेंट है वो है इंडक्टर, इंडक्टर जो है, इंडक्टर को दिखाया जाता है इस तरीके से कुंडली के रूप में, ये एल, यूनिट इसकी होती है हेनरी, हेनरी में नापा जाता है इसको, ठीक है। और चौथा जो हमारा एक और पैसिव की कैटेगरी में आता है वो होता है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम लास्ट वाली यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मर को दिखाते हैं, इसमें 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, लिखते हैं इसको इसमें। तो ये भी हमारा किस में आता है, पैसिव की कैटेगरी में ही आता है। एक्टिव में अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव में डायोड हो गया, ठीक है, डायोड के बारे में मैंने बता दिया। फिर आगे एक्टिव कंपोनेंट में हमारे आते हैं ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का अगर कैटेगराइजेशन आप देखते हैं तो ट्रांजिस्टर कई तरह के हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर को हम 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, किसमें, बीजेटी में, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, और दूसरा है एफईटी यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक। आप बीजेटी जो है इसको फर्दर कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे 2 तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, कौन सा, पीएनपी और दूसरा है एनपीएन। एफईटी को 2 तरह से आगे क्लासिफाई किया जा सकता है, जेफेट यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन एफईटी, और दूसरा है मॉसफेट यानी कि मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी। इनको भी आगे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे, पी चैनल एंड एन चैनल, और इसका जो कैटेगराइजेशन हो सकता है वो हो सकता है मोड के बेसिस पे, एनहांसमेंट मोड, एनहांसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप। और इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन जो हो सकता है वो फिर 2 भागों में हो सकता है, कौन सा, पी चैनल एंड एन चैनल, और यहाँ डिप्लीशन को भी फिर 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, पी चैनल एंड एन चैनल। तो हमारे ट्रांजिस्टर जो है इसका क्लासिफिकेशन का एक चार्ट यहाँ पर ब्रांच डायग्राम मैंने दिखाया है, जिसमें पता चल रहा है कि ये इस तरीके से हमारे हो सकते हैं। स्टडी पॉइंट कह रहे हैं 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए बेटा। अभी ऑलरेडी हमारे जो सब्जेक्ट है उनकी मैराथन कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। रंजू कुमारी, आपको आवाज नहीं आ रही, बाकी सारे स्टूडेंट्स कंफर्म करके बताएं कि आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं है। हमारी तरफ से साउंड बिल्कुल ओके है। कार्तिक गौतम कह रहे हैं आप हर एक सब्जेक्ट पढ़ाती हो, आप ऑलराउंडर हो। थैंक यू सो मच कार्तिक जी, आज के लिए बहुत सारी तारीफ हो गई, आज तो मुझे नींद नहीं आने वाली तारीफ की वजह से। रवि कुमार कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर आधारित होते हैं, वो कंपोनेंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने बताया कि ट्रांजिस्टर का क्लासिफिकेशन बताया। दूसरी तरफ देखते हैं, जब ट्रांजिस्टर को स्टार्ट करते हैं तो ट्रांजिस्टर में हमारे सबसे पहले आता है बीजेटी। बीजेटी का पूरा नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके पॉइंट पॉइंट लिखती जाती हूँ मैं, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। क्या है बीजेटी? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि ये एक बाइपोलर डिवाइस है। बाइपोलर डिवाइस का अर्थ है ऐसी डिवाइस जिसमें होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। तो इसमें कंडक्शन जो होता है, धारा का प्रवाह जो होता है, होल इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होता है। दूसरा, ये हमारा एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, क्योंकि इसकी आउटपुट धारा इनपुट धारा के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। इसकी 3 लेयर हैं। 3 लेयर के जो नाम है वो है एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। और इसके 3 टर्मिनल जो हैं, इसके 3 टर्मिनल हैं, 3 टर्मिनल के नाम जो तीनों लेयर से निकले हुए हैं, उन्हीं टर्मिनल, वही नाम इसके रखे गए टर्मिनल के। और इसमें जंक्शन होते हैं 2। ये बीजेटी हो गया हमारा। बीजेटी में अगर बात करते हैं तो हमारी दो जो कंस्ट्रक्शन दिखाई गए हैं, एक पीएनपी और एक एनपीएन, उसकी बात कर लेते हैं। पीएनपी यानी 2 पी लेयर और बीच में एक एन लेयर, और एनपीएन यानी 2 एन लेयर, उनके बीच में एक पी लेयर, ये हमारा हो जाता है पीएनपी। पीएनपी में ये एमीटर, ये बेस बीच वाला, और ये कलेक्टर, ये वाला एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। तो दीज आर दी construction of PNP and NPN ट्रांजिस्टर। तो इनकी ये क्या दिखा दी हमने? कंस्ट्रक्शन दिखा दी। तो जब 2 पी लेयर के बीच में एन लेयर हो तो पीएनपी, 2 एन लेयर के बीच में पी लेयर हो तो हमारा एनपीएन कहलाता है। इसके अगर सिंबल की और इसकी लेयर के फंक्शन की बात करें, वो देख लेते हैं। इसकी लेयर्स का फंक्शन क्या होता है? तो जो एमिटर लेयर होती है उसका क्या कार्य होता है? एमिटर लेयर का कार्य होता है इट एमिट्स दी इलेक्ट्रॉन और होल। ये क्या करती है? होल और इलेक्ट्रॉन का एमिशन करती है। बेस लेयर क्या होती है हमारी? मिड लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है। ये क्या करती है? ट्रांसमिट करती है, ट्रांसमिट दी होल एंड इलेक्ट्रॉन। होल और इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? ट्रांसमिट करने का काम करती है। कलेक्टर लेयर जो होती है, लास्ट वाली लेयर, इस लेयर का काम होता है इट कलेक्ट्स दी होल एंड इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन और होल भेजे गए हैं ना एमिटर द्वारा, उनको कलेक्ट करने का काम ये करती है। तो ये हमारे हो गए बीजेटी, बीजेटी की कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसके सिंबल और देख लेते हैं। बीजेटी के 2 ये जो हमें दिखाए गए हैं, इनके सिंबल क्या है? कलेक्टर, बेस, एमिटर। दूसरा भी बना देते हैं। एक में एरो अंदर की तरफ होता है और एक में बाहर की तरफ। जिसमें अंदर की तरफ एरो होता है वो पीएनपी, और जिसमें बाहर की तरफ होता है वो एनपीएन। इसको याद रखने का तरीका मैं ऐसे बता रही हूँ। पीएनपी यानी पी रहा है तो अंदर अंदर की तरफ एरो, एरो पी रहा है तो पीएनपी, एरो निकल रहा है तो एनपीएन। तो ये हमारे 2 हो गए बीजेटी, पीएनपी और एनपीएन। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे ट्रांजिस्टर आते हैं इसमें, वो आते हैं एफईटी। एफईटी का पूरा नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसमें अगर बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो इसके फीचर्स हैं, ये है यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर डिवाइस यानी इसमें करंट का जो फ्लो होगा वो केवल एक ही प्रकार के चार्ज कैरियर द्वारा होगा, या तो होल या फिर हमारे इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये होते हैं हमारे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, इनकी जो 3 लेयर हैं, इनके 3 जो टर्मिनल है वो है ड्रेन, सोर्स एंड गेट। ठीक है, इसके टाइप जो है 2 हैं, पी चैनल एंड एन चैनल। ये बात कर रहे हैं हम किसकी? जेफेट की।
जेफेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, पहला टाइप जो है हमारा। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कीजिए तो इसकी कंस्ट्रक्शन में इस तरीके से हमारा बीच में ये सोर्स होता है, ये ड्रेन होता है और ये गेट। अगर बीच में एन चैनल है, इधर दोनों तरफ पी बनाए गए हैं, तो ये हो गया हमारा एन चैनल टाइप। और अगर इसी का ठीक अपोजिट आप बना दें, यानी ऐसा बना दें कि बीच में पी चैनल हो, दोनों तरफ एन हो, तो ये बन जाएगा हमारा पी चैनल टाइप। तो दोनों ही तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। मॉसफेट जो है, मॉसफेट का पूरा नाम है मॉसफेट। जेफेट का उपयोग बहुत कम किया जाता है। मॉसफेट का पूरा नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी। इसके अगर सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है, ये ड्रेन, ये सोर्स, ये गेट, इस तरीके से इसका सिंबल होता है। इसमें डिपेंड करता है कि ये एन चैनल है या पी चैनल है। एन चैनल है तो एरो ऐसे अंदर की तरफ होता है, तो ये हो गया एन चैनल, और पी चैनल ठीक इसका अपोजिट बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पी चैनल। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स थे, जिनका यूज हम अलग अलग तरीके से अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फील्ड में करते हैं। अब हमारे इसमें लास्ट में बचते हैं हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल एंड एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सीमोस और बचता है। सीमोस क्या है? सीमोस है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं, सीमोस है कॉम्प्लीमेंट्री मॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट, इसका पूरा नाम है कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। यानी कि जब आप पी मॉस और एन मॉस दोनों को एक ही चिप पर फैब्रिकेट कर दो, तब हमारा बन जाता है क्या? सीमोस। तो पीमोस और एनमोस दोनों के गुण पाने के लिए एक ही चिप पर पीमोस और एनमोस दोनों को फैब्रिकेट कर दें, तब ये बन जाए। छोटी छोटी डेफिनेशन है ये, ठीक है। एसी सिग्नल या एसी वोल्टेज, डीसी सिग्नल, ये क्या होते हैं? पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल होते हैं, ऐसे सिग्नल जो अपनी वेव फॉर्म को या अपनी वेव शॉप को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बार बार रिपीट करते हैं, वो कहलाते हैं पीरियोडिक। तो नाम से पता चल रहा है, यानी एक निश्चित समय अंतराल बाद, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद जो सिग्नल अपने आप की वेव शेप को रिपीट करते हैं, वो पीरियोडिक सिग्नल कहलाते हैं। नॉन पीरियोडिक ऐसे सिग्नल्स जो कि अपनी वेव शेप को या अपने वेव फॉर्म को निश्चित टाइम पीरियड के बाद रिपीट नहीं करते, वो हमारे नॉन पीरियडिक कहलाते हैं। एसी सिग्नल आप जानते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट जो होती है, यानी ऐसे सिग्नल जो कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के रूप में चलते हैं, जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू होती है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें मिलती है, यानी समय के हर क्षण पर हमें लगातार वैल्यू मिलती है। डीसी ऐसा सिग्नल जिसका आयाम निश्चित रहता है, समय के साथ नहीं बदलता, वो हमारे डीसी सिग्नल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की। वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट सोर्स की। करंट सोर्स क्या होते हैं? करंट सोर्स हमारे ऐसे सोर्स होते हैं, हालांकि इनकी हमें प्रैक्टिकल सर्किट्स में बहुत कम जरूरत पड़ती है। ऐसे सोर्स या ऐसे स्रोत जो कि नियत मान की धारा हमें प्रदान करते हैं, यानी कांस्टेंट वैल्यू की करंट हमें प्रोवाइड कराते हैं, वो करंट सोर्स कहलाते हैं। यानी भले ही इनकी इंपीडेंस में कितना भी परिवर्तन हो, इनकी प्रतिबाधा में कितना परिवर्तन हो, या इनपुट में कितना भी परिवर्तन हो, आउटपुट पर ये हमेशा क्या देंगे? कांस्टेंट वैल्यू की करंट प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकली हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आपने कई सारे सर्किट में वोल्टेज सोर्स लगे हुए देखे होंगे।
वोल्टेज सोर्स हमारे ऐसे सोर्स होते हैं जो कि हमें आउटपुट पर कांस्टेंट वैल्यू की वोल्टेज प्रदान करते हैं, भले ही इनपुट में कितना भी परिवर्तन किया जाए। अब अगर हम इनका आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये हमारे फर्दर दोनों ही दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो आइडियल सोर्स यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स, दूसरे हो सकते हैं प्रैक्टिकल सोर्स यानी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ये दोनों का ही क्लासिफिकेशन मैंने आगे लिख दिया। तो आइडियल सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जो कि बिल्कुल आदर्श हो। आदर्श होने का मतलब है कि भले इनपुट में कितना भी बदलाव आ जाए, कितना भी परिवर्तन आ जाए, कितना भी चेंज हो, कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट ही देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली आइडियल सोर्स मिलना संभव नहीं है, तो जो हमारे पास सोर्स एग्जिस्ट करते हैं वो प्रैक्टिकल सोर्स होते हैं, यानी इनके आउटपुट का जो मान होता है बिल्कुल नियत नहीं होता। यानी अगर हम इनका कर्व खींचे तो बिल्कुल फ्लैट कर्व नहीं मिलेगा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम इनका क्वांटिटी का, हम कोई भी क्वांटिटी का हम ग्राफ खींचे तो फ्लैट कर्व मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिलता। क्या मिलता है? थोड़ा सा नीचे हो जाता है, यानी इनकी वैल्यू नियत ना मिलके थोड़ी सी क्या मिलती है, प्रैक्टिकल सोर्सेस की हमारी कम मिलती है। तो ये आइडियल का ग्राफ है और ये प्रैक्टिकल का ग्राफ है, ठीक है। इनके अगर हम उसकी बात करें सिंबल्स की, सिंबल्स अगर हम किसकी देखें, आइडियल करंट सोर्स, तो आइडियल करंट सोर्स कैसा होता है, इस तरीके से दिखाते हैं सर्किल में, और एरो, एरो दिखाता है धारा की दिशा को। अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स को दिखाएं तो हम इसे ऐसे डायमंड बॉक्स में दिखाते हैं। हमारी यहीं पर खत्म होती है, फिर स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट्स। यहां से हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ओपैम्प के बारे में। ओपैम्प की जो यूनिट है छोटी यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ओपैम्प क्या होता है, आइडियल ओपैम्प की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ओपैम्प का सिंबल बना देते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ओपैम्प होता क्या है। ओपैम्प का पूरा नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नाम से पता चल रहा है, यानी ये एम्पलीफायर तो होता ही है, सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है, लेकिन साथ साथ ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। यानी ओपैम्प के द्वारा आप वेराइटी ऑफ ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉग, एंटी लॉग, ये सब आप इससे परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो हमारा एम्पलीफायर होता है ओपैम्प, वो कुछ इस तरीके का होता है। इसके दो इनपुट होते हैं, एक इन्वर्टिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग। तो ये हमारा होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल, माइनस वाला जो होता है, और दूसरा वाला जो होता है नॉन इन्वर्टिंग। और ये इसका होता है आउटपुट। तो ये है सिंबल ऑफ ओपैम्प। ओपैम्प का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। अब आइडियल ओपैम्प जो होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ओपैम्प, ये आइडियल ओपैम्प के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। तो आइडियल ओपैम्प की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो देख लेते हैं। आइडियल ओपैम्प के लिए ओपन लूप गेन जो होता है इसका एवीओ, वो होता है इन्फिनाइट, एवीओ इन्फिनाइट, यानी कि ओपन लूप गेन। फिर बात करते हैं इसकी इनपुट इम्पिडेंस, जेड इन, वो होती है इन्फिनाइट, इनपुट इम्पिडेंस होती है इन्फिनाइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आउटपुट इम्पिडेंस, यानी जी आउट, ये होती है 0। बैंडविड्थ भी इन्फिनाइट होती है।
बैंडविड्थ यानी कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज पर यह काम कर सकता है। तो इन्फिनाइट और ऑफसेट वोल्टेज 0 होती है। तो ये हमारे जो आइडियल ऑप एम्प की बात करते हैं, आइडियल ऑप एम्प की ये प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं। तो एक आइडियल ऑप एम्प में ये प्रॉपर्टीज हमारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। तो इसको दो तरह से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, ओपन लूप एंड क्लोज लूप। तो ओपन लूप का अर्थ होता है कि जब हम क्या करें, हम इसके इनपुट पर एक सिग्नल V1 प्रदान करें, एक V2 प्रदान करें और डायरेक्टली आउटपुट ले लें। बेसिकली जो इसका आउटपुट होता है वो इनपुट का डिफरेंस होके हमें मिलता है। यानी जो भी इनपुट पे आपने सिग्नल प्रदान किया, फॉर एग्जांपल आपने एक टर्मिनल पे V1 दिया, दूसरे पे V2 दिया, तो दोनों का डिफरेंस को एम्पलीफाई ये करेगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन दो तरह से हो सकती है, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि इनपुट और आउटपुट का कोई संबंध एक दूसरे से नहीं है, और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जो हमारी आउटपुट और इनपुट है वो एक दूसरे से संबंधित है। यानी यदि आप क्या कर दें, फीडबैक प्रदान कर दे, इस तरीके से आउटपुट के कुछ भाग को किसी एक इनपुट में दोबारा फीड करा दें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो नॉर्मली हाई गेन प्राप्त करने के लिए हम इसकी क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर। अब ओप एम्प की अगर बात करें तो ओप एम्प का हम कई तरह से यूज कर सकते हैं, इन्वर्टिंग में भी और नॉन इन्वर्टिंग में भी। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग से मतलब है कि अगर आप इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देते हैं, यहाँ पर देते हैं इनपुट, इसको ग्राउंड कर देते हैं, यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का यूज नहीं करते, केवल इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट देते हैं, तब ये कहलाता है हमारा इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, तब ये इन्वर्टिंग ओप एम्प कहलाता है। और यदि आप इसके इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दें और नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट दे दें, तब ये कहलाता है हमारा नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। तो अलग अलग एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह से ऑप एम्प को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट जो हमारे इसके एप्लीकेशन आते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं, वो है ऑप एम्प एज एडर। यानी ऑप एम्प समिंग एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है। समिंग एम्पलीफायर का मतलब है कि इनपुट पे जो भी आपने सिग्नल दिए हैं उसका ये क्या करता है, इनपुट पर जो भी सिग्नल आपने इसको दिए हैं उन सभी सिग्नल को ऐड करके उसका एम्पलीफिकेशन करता है, तब ये कहलाता है एडर। तो इसका सिंपल सा सर्किट है वो बना लेते हैं हम। तो इसमें हम क्या करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन इसकी यूज करते हैं। तो ये प्लस ये माइनस, तो हम इनपुट कहाँ देंगे, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पे। और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे, ऐसे मान लीजिए हमने ये तीन इसको इनपुट दिए, V1, V2 एंड V3, और इसको हमने कर दिया ग्राउंड। और इसमें हमने फीडबैक का भी यूज किया है। हमने फीडबैक का यूज करा है, फीडबैक रेजिस्टेंस लगाया RF, जिसकी मदद से हमने आउटपुट सिग्नल को इनपुट में दोबारा से फीड कर दिया। तो ये हो गया ऑप एम्प एज एडर। सिंपल सा सर्किट है। इसमें क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो प्रोपोर्शनल होती है V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो यहाँ हम कहेंगे किसकी तरह काम कर रहा है, एडर की तरह। क्लियर। इसके अलावा ऑप एम्प को इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर की तरह भी यूज किया जा सकता है। इंटीग्रेटर की तरह यूज कैसे करेंगे, ऑप एम्प एज इंटीग्रेटर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे, इसे ग्राउंड कर देंगे, इनपुट पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे R इन, और फीडबैक के लिए यूज करेंगे एक कैपेसिटर का।
तो यहाँ आउटपुट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट के। तो यहाँ ये काम करेगा इंटीग्रेटर की तरह। एक और जो हमारा एप्लीकेशन हो सकता है, ऑप एम्प एज डिफरेंशिएटर। ये बहुत छोटी यूनिट है और गेनिंग यूनिट है, इसको आप जरूर करके जाना। यहाँ हमने एक ऑप एम्प बनाया, आउटपुट प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ हम जब इसे डिफरेंशिएटर की तरह यूज करेंगे, यानी ऑप एम्प यहाँ काम क्या करेगा कि जब हमें किसी इनपुट का डिफरेंशिएट, तो ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे कैपेसिटर आ जाएगा C, ये V इन हो गया हमारा, और यहाँ फीडबैक रेजिस्टेंस RF। तो यहाँ आउटपुट जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी d/dt किसके, इनपुट के। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएटर। तो ये ऑप एम्प के एप्लीकेशंस हो गए कि ऑप एम्प का यूज हम बहुत सारी जगह कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 जो है हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, ठीक है। यह है ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स हो वह फील्ड जिसमें सिग्नल जो हो हमारा कैसा हो, डिजिटल सिग्नल पर जब कंपोनेंट आधारित हो, तो ये हमारे कहलाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी डिवाइसेस होती हैं, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, सब बाइनरी पे आधारित होते हैं। और बाइनरी में सिग्नल जो होता है केवल 0101 की फॉर्म में होता है, यानी केवल 2 ही लेवल सिग्नल के होते हैं, या तो हाई या लो। हाई सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लॉजिक 1 से, और लो सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिक 0 से। तो यहाँ बाइनरी पर ही आधारित होगा सारा का सारा। तेज प्रताप कुमार कह रहे हैं गुड इवनिंग। प्रियंका राज कह रहे हैं मैम प्रैक्टिकल ओप एम्प। जी प्रैक्टिकल ओप एम्प वैसे ही होता है, मैंने बता तो दिया आपको बच्चे। स्टेटस किंग हमारे साथ आ चुके हैं, रंजू कुमारी आ चुकी हैं। चलिए ओनली फ्लाइंग ऑफिसर 2.0 भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं धीरे धीरे। आप सभी को शेयर करते रहें, ऐसा ना हो कि कोई बच्चा रह जाए और वो ना समझ पाए, क्योंकि बीच में से जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें चीजें समझने में मुश्किल होती है। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जब बात करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। लॉजिक गेट आपने फिजिक्स में जरूर पढ़े होंगे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स होते हैं। और इन लॉजिक गेट्स के बेसिस पर हमारे बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। दैट मीन्स इन द केसेस ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, अगर हम बूलियन अलजेब्रा की बात करते हैं, जहाँ 0101 लॉजिक की बात हो रही है, वहां पर हम इनको सॉल्व करने के लिए, जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए बूलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कंप्लीटली बेस्ड है किस पर, बूलियन अलजेब्रा पर। और बूलियन अलजेब्रा के कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, जिनको फॉलो करते हुए ही हम बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो बूलियन अलजेब्रा जो होती है वो बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स बताती है, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, इन बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आपने अलजेब्रा पढ़ी है ना, सिमिलरली यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी होती है बूलियन अलजेब्रा। और बूलियन अलजेब्रा में डिफरेंट रूल्स हमारे होते हैं, जिनकी मदद से हम बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। और बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई क्यों करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन जो होते हैं उनकी मदद से हम अपने डिजिटल सर्किट बनाते हैं। तो बूलियन एक्सप्रेशन जितना छोटा होगा, जितना मिनिमाइज होगा, जितना इजी, जितना सिंपल होगा, सर्किट भी उतना छोटा, उतना कॉम्प्लेक्स बनेगा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे जो सर्किट्स है हमारा, उनका साइज बहुत मिनिमाइज होता जा रहा है। पहले टीवी इतने बड़े आते थे, अब छोटे, अब बिल्कुल फ्लैट एलसीडी टीवी आने लगे, एलईडी टीवी आने लगे। तो आपने देखा जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से सर्किट का साइज उतना रिड्यूस हो रहा है, उतना ही स्पेस वो कम लेते हैं। तो यहाँ भी जो हमें सर्किट बनाने हैं, सर्किट के साइज को मिनिमाइज करने के लिए हमें बूलियन एक्सप्रेशन जो है उसको उतना ही सिंप्लीफाइड और मिनिमाइज रखना है। वो कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज बूलियन अलजेब्रा रूल्स। तो बूलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स हैं जिनकी मदद से हम बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके हम सर्किट जो बना सकते हैं वो सिंपल बना सकते हैं, उसमें कम कनेक्शन होंगे और वो कम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इस तरीके से बूलियन एक्सप्रेशन के जो रूल हैं वो हम लिख देते हैं। तो कुछ जैसे हमारे बहुत सारे ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नोट ऑपरेशन, इन्वर्जन ऑपरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन से संबंधित हमारे रूल्स है। तो फटाफट मैं उनको लिखती जाती हूँ। जैसे एक हमारा a+1, a+a, a+0, a+a बार,
ए डॉट 1, ए डॉट ए डॉट 0, ए डॉट ए का बार, ए का डबल बार, तो ए प्लस 1 यानी ए की ऑरिंग होगी 1 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 1। ए की ऑरिंग ए के साथ ए की ऑरिंग 0 के साथ तो ए की ऑरिंग ए के साथ तो आंसर 1। एंडिंग की बात करते हैं तो आंसर होगा ए, तो आंसर होगा ए 0 0। तो ये हमारे कुछ एंड और पर आधारित क्या थे, नियम। ठीक है, नोट की बात करते हैं, अगर ए का डबल इन्वर्जन करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। यानी अगर किसी भी वेरिएबल का आप डबल इन्वर्जन करते हैं तो आंसर क्या आता है, ए। ठीक है, फिर हमारे ये वाले रूल होते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, कॉम्युलेटिव लॉ, ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, और एसोसिएटिव लॉ, कम्युलेटिव लॉ, ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ होते हैं, जैसे कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, इसी का हो जाएगा, और इसका हो जाएगा ए प्लस बी डॉट सी, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डॉट सी। तो ये हमारे कम्युलेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं। एक ये वाला भी होता है, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ठीक है, ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कुछ रूल्स होते हैं जिनका यूज हम बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं। हालांकि इसमें और बहुत सारी चीजें आती हैं, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है बूलियन अलजेब्रा। आपको बतानी है कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन ऑपरेशंस। हम बूलियन ऑपरेशंस को कैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर कोई आपको एक्सप्रेशन दिया है आप उसका सर्किट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और हमारे गेट्स हैं, यानी कि फंक्शनल ब्लॉक अप्रोच, गेट्स, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स की अगर हम बात करते हैं तो लॉजिक गेट्स को आप 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स, एंड स्पेशल पर्पस गेट्स। तो हमारे टोटल 7 टाइप्स ऑफ गेट्स होते हैं। कौन कौन से, बेसिक गेट्स में आते हैं हमारे एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। यूनिवर्सल गेट में आता है नैंड एंड नॉर। स्पेशल में आते हैं एक्सॉर एंड एक्सनोर। तो हम कोई भी जो लॉजिक सर्किट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज लॉजिक गेट्स बनाते हैं। तो अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन की मदद से आप उसका क्या बना सकते हैं, लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट्स। ये थोड़ी लंबी यूनिट हमारी है। यस प्रियंका राज जी, ये लाइव है क्लास, दिस इज अ लाइव क्लास। इस यूनिट से अगर हम बात करते हैं तो छोटी छोटी आपको डेफिनेशन आएंगी। कौन कौन सी, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ठीक है, और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पावर, एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है,
फिर मैग्नेटिक सर्किट से आ गया, छोटी छोटी डेफिनेशन कौन कौन से, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमारा, है ना, एमएमएफ क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, परमिएबिलिटी, ये हमारी डेफिनेशन है। तो छोटी छोटी बातों से शुरू कर लेते हैं। ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये डेफिनेशन है और सभी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक डेफिनेशन बहुत अच्छे से करनी है। ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करंट को फ्लो होने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए होता है वो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। बेसिकली ईएमएफ इज अ काइंड ऑफ फोर्स, आप इसे कह सकते हैं इट इज सिमिलर टू द फोर्स, फोर्स नहीं है हालांकि, मैकेनिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन फोर्स के जैसा ही होता है। तो किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए होती है वो ईएमएफ कहलाता है। और ईएमएफ इक्वल्स टू होता है किसी भी यूनिटी चार्ज को, किसी भी इकाई आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो हम कार्य करते हैं वही हमारा ईएमएफ कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इक्वल्स टू Q अपॉन T, यानी आवेश प्रवाह की द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट Q अपॉन T, या कह लीजिए पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसकी यूनिट एम्पियर होती है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है, इसको E से या V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आगे हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है, वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, इसको भी वोल्ट में ही नापते हैं, ठीक है। और बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ही रिक्वायर्ड होती है। अगर किन्हीं दो बिंदुओं में पोटेंशियल में अंतर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। पावर P इज इक्वल टू होता है हमारा V इंटू I, यानी वोल्टेज और करंट का जो गुणनफल होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है, ठीक है। यह कह लीजिए कि जिस रेट से एनर्जी एब्जॉर्ब या प्रोड्यूस होती है वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। और एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, एनर्जी को हम नापते हैं, पावर को नापते हैं किलोवाट में और एनर्जी को नापते हैं किलोवाट आवर में, ठीक है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है हमारी। इसके बाद एमएमएफ आती है कि जिस तरीके से जैसे हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, किस वजह से, ईएमएफ की वजह से। सिमिलरली जैसे ईएमएफ होता है वैसे मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, एमएमएफ होता है। तो ये हमारा कहलाता है ईएमएफ के जैसे आप कह सकते हैं सिमिलरली क्या होता है, एमएमएफ होता है, यानी मैग्नेटो मोटिव फोर्स, ठीक है। इसकी यूनिट होती है हमारी एम्पियर टर्न। इसमें छोटी छोटी और भी चीजें आती हैं जैसे बीएच कर्व है, हिस्टैरिसीस लूप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फैराडे लॉ है, इनको पढ़ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम हिस्टैरिसीस कर्व से। जब हम मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम आइडियली जीरो से धीरे धीरे क्या करते हैं, इसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H के इफेक्ट में रखते हैं, हम देखते हैं कि इसमें एक खुद की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होती है। और जब हम इस H की वैल्यू को यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी धीरे धीरे बढ़ती है। और जब ये मैक्सिमम पे पहुंच जाती है इसको कहते हैं हम बी मैक्स, ठीक। आज जब इसको धीरे धीरे घटाते हैं तो धीरे धीरे घटाते हैं, अब H की वैल्यू 0 हो जाने पर भी B की वैल्यू 0 नहीं होती। तो इस तरीके से हम ग्राफ को बढ़ाते हैं तो हमें ऐसा एक ग्राफ मिल जाता है जो कि कहलाता है BH कर्व। यानी किसी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ H और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B के बीच खींचा गया जो कर्व है वो हमारा BH कर्व कहलाता है। इसी को हम हिस्टैरिसीस कर्व भी कहते हैं। हिस्टैरिसीस कर्व क्या है, जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल में छोटे छोटे जो डायपोल्स होते हैं उन डायपोल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा के एक डायरेक्शन में अलाई करते हैं। देखिए जैसे ही हमारा कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें छोटे छोटे डायपोल्स है, छोटे छोटे कह लीजिए द्वि अणु है जिनमें हर एक जो डायपोल है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी उसमें भी N और S होता है। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये डायपोल एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। और जब हटाते हैं तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। तो इन डायपोल्स को एक डायरेक्शन में अरेंज करने के लिए जो हमारा एनर्जी का लॉस होता है वो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस कहलाता है। तो इस तरीके से कर्व भी हमारा क्या कहलाता है, हिस्टैरिसीस कर्व कहलाता है। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। अब हमारा इसमें नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड हमारे जो लॉ दिए वो दिए फैराडे ने।
तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए, एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं। फेराडे के नियम के अनुसार फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने एक मैग्नेट ली और उसके आसपास एक मैग्नेटिक मटेरियल को मूव कराया। तो उसने देखा जब मैग्नेटिक मटेरियल को धीरे धीरे पास ला रहे थे तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिल रहा था, उसने गैल्वेनोमीटर भी जोड़ा, और जब धीरे धीरे दूर ले जा रहे थे जब भी, तो उसने रिजल्ट ये पाया कि जब किसी कंडक्टिंग जो भी मटेरियल है उस मटेरियल से लिंक फ्लक्स में चेंज होता है, जब पास आ रहा था तो लिंक फ्लक्स बढ़ रहा था, दूर जा रहा था तो लिंक फ्लक्स घट रहा था। यानी जब भी लिंक फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसका जो फर्स्ट लॉ है वो यही कहता है, प्रथम जो इसका नियम है फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब किसी कंडक्टर से लिंक फ्लक्स में चेंज होता है, जब किसी कंडक्टर के लिंक फ्लक्स में क्या होता है, चेंज होता है, तो क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। और सेकंड लॉ इसने दिया, इसने कहा कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है इसकी जो यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई, ये प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स परिवर्तन की दर के, यानी जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ही इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा। तो फेराडे ने दो नियम दिए, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। इसी से संबंधित एक और नियम है छोटा सा जो हमारा कहलाया लेंज लॉ। लेंज लॉ ये क्या कहता है, लेंज लॉ जो कहता है वो ये कहता है कि इस इंड्यूस ईएमएफ के कारण, जब ये इंड्यूस ईएमएफ यानी कुछ वोल्टेज है, अगर हम सर्किट को क्लोज रखेंगे तो क्या फ्लो होगी, करंट। तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो होती है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट वो ऐसी होती है कि वो मेन करंट का अपोज करती है। ठीक है, तो लेंज लॉ ये कहता है कि ये जो हमारा लिंक फ्लक्स चेंज हुआ, लिंक फ्लक्स से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और ईएमएफ के कारण क्या हुआ, हमारी करंट फ्लो हुई जिसे हमने इंड्यूस करंट कहा। इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि मुख्य करंट का, मेन करंट का ही अपोज कर दिया। ये नियम हमारा कहलाया लेंज लॉ। तो लेंज लॉ भी छोटा सा नियम है लेकिन आपको पता होना चाहिए, अक्सर बच्चे इसको पढ़कर नहीं जाते हैं, मिस कर जाते हैं। देखो आपके सिलेबस में जो दिया गया है लॉजिक गेट्स तो पढ़ना है, एसओपी पीओएस कहीं डायरेक्टली प्रियंका आपके सिलेबस में नहीं दिया गया। तो अगर देखा जाए तो पीओएस एसओपी आपको बूलियन ऑपरेशंस जो करने हैं उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंटेशन, उसमें एसओपी पीओएस के मैप की मदद से आप कर सकते हैं। उसका एक क्वेश्चन आपका आ सकता है प्रियंका। तो अगर बीइंग अ सेफर साइड हम देखें तो इसको छोड़ना नहीं है, करके जाना आप। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, और दूसरा हमारा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दो प्रकार का हो सकता है। डायनेमिक होने का मतलब यानी मूवमेंट से बात हो रही है, जब या तो मैग्नेटिक फील्ड या कंडक्टर, दो चीज चाहिए ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए, हमें दो चीज चाहिए, एक तो मैग्नेटिक फील्ड और एक कंडक्टर। तो फ्लक्स कैसा होना चाहिए, वेरिएबल नेचर का। तो या तो आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग हो, डायनेमिक मूवमेंट उसमें होता हो, या कंडक्टर मूव करे, यानी जब दोनों में से कोई एक चीज मूव करे, या तो मैग्नेटिक फील्ड मूव करे या कंडक्टर मूव करे, तो इस तरीके से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे कहते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। दूसरा हमारा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी ना तो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा ना ही हमारा कंडक्टर रोटेट करेगा। जैसे कि ट्रांसफार्मर में आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप होता है कोर में वो भी स्टेशनरी होता है, और जो कॉइल होती है आपकी प्राइमरी सेकेंडरी वो भी स्टेशनरी होती है, यानी दोनों में से कोई मूव नहीं करता। और इस तरीके से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे हम कहते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें कंडीशन ये है कि इसमें जो करंट फ्लो होती है वो कैसी होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। ठीक है, इसमें हमारा अगर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सबसे ज्यादा मैं देखूं कि जो आपको काफी ज्यादा मदद करेगा, इसमें अच्छा एक सेल्फ इंड्यूस्ड यानी कि सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो है
और एक है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इनके एक्सप्रेशन है उसको भी आप कर लेना। ये भी आपको करने हैं। इसमें एक मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट की एनालॉजी का क्वेश्चन और आता है, यानी दोनों में आप देखें तो क्या एनालॉजी है, दोनों कैसे एक दूसरे से अलग है, दोनों एक दूसरे से कैसे समान है, वो हम इसमें देखेंगे। तो हालांकि इसमें काफी सारी सिमिलैरिटी है, काफी दोनों एक दूसरे से अलग भी है, काफी सारी सिमिलैरिटी भी है। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, एक ऐसा सर्किट जिसमें क्लोज पाथ हो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट वर्सेस इलेक्ट्रिक सर्किट, ये डिफरेंस आप जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, हमारा एमएमएफ जैसे होता है, इसमें ईएमएफ होता है। क्लोज पाथ फॉर फ्लक्स, फ्लक्स के लिए जो क्लोज पाथ होता है वो मैग्नेटिक सर्किट। इसमें क्लोज पाथ फॉर करंट जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। ठीक है, और भी कई सारे डिफरेंसेस इसमें आते हैं, इसमें रिलेक्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस, इसमें परमियंस, रिलेक्टेंस, परमियंस, इसमें कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। तो कई सारी जो चीजें हैं इसकी मिलती जुलती हमारी होती हैं। जैसे इसमें रिलेक्टेंस होता है, फ्लक्स के पाथ में जो बाधा होती है उसे हम कहते हैं रिलेक्टेंस, और यहाँ करंट के पाथ में जो बाधा होती है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये हमारी कह लीजिए एनालॉजी, डिफरेंस, जो भी चीज़ कही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको रेगुलर क्लास में बहुत डिटेल में कराया है। अगर हम लॉ की बात करें तो इसमें किरचॉफ के फ्लक्स लॉ और एमएमएफ लॉ काम करते हैं, और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में केवीएल केसीएल काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनकी जो हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और अलग भी हैं काफ़ी। तो यहाँ सिमिलैरिटी जो है वो पूछी गई है। बाकी फैराडे के इंडक्शन लॉ मैंने आपको बता ही दिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट नंबर 5 है एसी सर्किट्स। ये हमारा जो पोर्शन आ गया, ये आ गया हमारा बहुत हद तक बीडब्ल्यू से। ये भी इसमें हमारे एसी सर्किट्स में छोटे छोटे रूल्स आते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन है, जैसे साइकिल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत छोटी छोटी एक एक नंबर की आती है। साइकिल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है इसमें जो कि एक नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, पावर फैक्टर, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो कि इसमें एक एक नंबर में पूछ ली जाती हैं। इसमें आपको सारी ही पढ़नी पड़ेंगी ये। ठीक है, डेफिनेशन जो है छोटी छोटी डेफिनेशन है, और हर एक डेफिनेशन अपने आप में अलग ही इंपॉर्टेंस रखती है। फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए हम दो इंपॉर्टेंट लॉ का यूज करते हैं जो कि किरचॉफ ने दिए। तो किरचॉफ के दो नियम है जो कि है केवीएल और केसीएल। तो केवीएल जो है वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और ये है हमारा किरचॉफ्स
करंट लो, इनको फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो जो केवीएल है इसे फर्स्ट लॉ कहते हैं, केसीएल को सेकंड लॉ कहते हैं। केसीएल के अकॉर्डिंग आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का जो एल्जेब्रिक सम होता है, यानी कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होता है, 0 होता है। केवीएल भी ऐसी है। केवीएल हमारा क्या कहता है, केवीएल कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, 0 होता है। एल्जेब्रिक सम ऑल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल्स टू 0, और इसके अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स इज 0। ये हमारे केवीएल केसीएल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे। ये मस्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है वो किस तरीके से जनरेट होता है। तो जो हमारा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है, जनरेटेड ईएमएफ, वो कुछ इस तरीके से होता है, उसे हम फेजर रिप्रेजेंटेशन से ऐसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई फेजर है ओ ए, और इसको जब हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हम इसे लेके जाते हैं, और इसके रेस्पेक्टिवली यहाँ पर हम क्या खींचते हैं, ग्राफ। तो जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो इस तरीके से हमें ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ मिलता है। तो हम ईएमएफ को विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं जैसे जैसे यहाँ पर 180 डिग्री पूरा करता है, 0 से शुरू होता है, फिर यहाँ जाता है 270, और फिर यहाँ जाके पूरा 360 पूरा करता है। तो जब पूरा एक रोटेशन पूरा करता है तो हमें यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, और यहाँ पर हमें पूरा 360 डिग्री मिल जाता है। तो ये हमारा फेजर रिप्रेजेंटेशन आ जाता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल ईएमएफ जो है वो जनरेट होता है, और कुछ कैसे हम उसे फेजर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर थ्री फेज में हमारा आता है, थ्री फेज कनेक्शन और आते हैं एसी सर्किट्स में। एसी सर्किट्स में जो हमारी सप्लाई होती है, यानी सर्किट जो होते हैं वो सिंगल फेज और थ्री फेज दो टाइप के हो सकते हैं। तो जब हम थ्री फेज सर्किट की बात करते हैं, थ्री फेज सर्किट्स, तो थ्री फेज सर्किट में दो तरह से कनेक्शन किए जा सकते हैं। कौन सा, स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। जब हम थ्री फेज सर्किट की बात करते हैं तो हमारी तीन वाइंडिंग होती हैं, और ये तीनों वाइंडिंग या तो स्टार में कनेक्टेड हो सकती हैं या ऐसे डेल्टा में कनेक्टेड होती हैं। यानी तीन फेज की जो वाइंडिंग होती है, तीन कुंडलियां होती हैं, आर वाई बी, यहाँ भी आर वाई बी, और ये सभी जो होती हैं एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर अपार्ट होती हैं, जिसके कारण हमारी थ्री फेज की वेवफॉर्म मिलती है ऐसे। ये आर मिली, बल्कि इसको मैं अलग कलर से दिखाना चाहूंगी, ये आर मिली, वाई इसके 120 बाद मिलेगी यहाँ से, और बी इसके 120। तो इस तरीके से हमें थ्री फेज की वेवफॉर्म मिल जाती है। तो हमारी आउटपुट वोल्टेज जो होती है थ्री फेज की कुछ इस तरीके की होती है। अब इसमें जब हम बात करते हैं इनके वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप की, यानी जो हमारे ये रिलेशनशिप होते हैं स्टार और डेल्टा में, उनमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच कुछ कनेक्शन होता है, ठीक है। स्टार में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, IL बराबर IPH के होता है, यानी फेज करंट और लाइन करंट एक दूसरे के बराबर होती है। और जो इसका हमारा वोल्टेज में रिलेशनशिप होता है,
तो ये जो रिलेशन हमारे हैं ये है स्टार डेल्टा कनेक्शन के लिए। अब हमारे आते हैं डिफरेंट एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स में हमारे कई तरह के सर्किट्स आते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तीनों के बनाते जाएंगे, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव। तीन अगर हमारे हम आइडियल केस में लेते हैं तो तीन तरह के सर्किट हमारे हो सकते हैं। इनके सर्किट डायग्राम, वेव फॉर्म, फेजर सब बनाते चलेंगे। तो सबसे पहले हमने एसी सर्किट लगाया, इसमें हम क्या दिखाएंगे, रेजिस्टेंस। तो हमने एक आर दिखाया, ये V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इक्वेशन से हम इसको दिखाएंगे। सो ये हो गया V, ये हो गया R, ये हमारा हो गया VI। ठीक है, प्योर कैपेसिटिव का दिखाएंगे तो हमने एक कैपेसिटर लगाया C, इसके साथ भी हमने एक इनपुट सोर्स VI इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी हमने जोड़ दिया, वो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। सिमिलरली इंडक्टर के केस में हम एक इंडक्टर लगाएंगे L, और इसमें भी हम एक AC सोर्स जोड़ देंगे जो कि V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब इनके फेजर और वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके से आएंगे। फेजर और वेवफॉर्म देख लीजिए किस तरीके से आएंगे। फेजर की बात करते हैं तो जो वोल्टेज का फेजर होगा वही सेम करंट का फेजर होगा, यानी दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। यहाँ बात करते हैं तो वोल्टेज का फेजर पीछे होगा, करंट का आगे, यानी करंट जो होती है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। यहाँ बात करते हैं तो करंट का जो फेजर होगा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिगामी होता है। तो यहाँ वोल्टेज और करंट का जो फेजर होता है कुछ इस तरीके से मिलता है। वेवफॉर्म की बात करते हैं, वेवफॉर्म में जो वोल्टेज का वेवफॉर्म होगा करंट का वेवफॉर्म भी ठीक उसी के साथ ही चलता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, जब ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, यानी वोल्टेज और करंट हमने इसी पे दिखा दिए। यहाँ दिखाते हैं तो हम ये वोल्टेज का दिखाते हैं और करंट का इसी पे दिखाएंगे आगे। तो ये वोल्टेज है तो करंट इससे 90 डिग्री आगे, यानी यहाँ बन जाएगी। इस तरीके से इसका वेवफॉर्म आएगा। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ भी हम वोल्टेज और करंट दोनों को एक साथ दिखाएंगे। तो वोल्टेज का अगर फेजर ये बनाते हैं तो करंट का इसके 90 डिग्री बाद बनेगा, यानी ये हमारी वोल्टेज और ये हमारी करंट, और यहाँ क्या, ये वोल्टेज और ये आपकी हो जाएगी करंट। तो इस तरीके से हमारे तीन ये सर्किट हो सकते हैं, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव। जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सर्किट की, तो प्रैक्टिकल सर्किट में हमारे दो सर्किट आते हैं, RL सर्किट एंड RLC सर्किट। ठीक है, तो जब आपके R, L एंड C तीनों कनेक्ट हो, ऐसे R, L एंड C, तो ये R हो गया, ये L हो गया, ये C, इस तरीके से कनेक्ट है, तो ये सर्किट हमारा हो गया RLC सर्किट। इसके कारण जो हमारी रिएक्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी XL, इसके कारण जो रिएक्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी XC, और ये V इज इक्वल टू हो जाएगा VM साइन ओमेगा T। इसका जब हम फेजर खींचेंगे तो हम देखते हैं एक वोल्टेज हमारी ये होगी, करंट इसी के फेज में होगी। XL का जो फेजर होगा, यानी जो वोल्टेज हमारी किसके कारण होगी, इंडक्टेंस के कारण जो हमारी करंट होगी वो क्या करेगी, इसको लैग कराने की कोशिश करेगी, और जो XC के कारण फेजर होगा वो हमारा लीड कराने की कोशिश करेगा, यानी दोनों फेजर अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। तो रिजल्टेंट जो होगा वो डिपेंड करेगा कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, XL की वैल्यू ज्यादा है या XC की वैल्यू ज्यादा है। तो नॉर्मली जब हम प्रैक्टिकल लोड की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल लोड में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, जिसके कारण जो हमारा रिजल्टेंट फैक्टर आता है वो पश्चिगामी ही आता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट आता है जो कि कहलाता है cos फाई, और cos फाई इक्वल्स टू होता है R अपॉन जेड, या जिसको एक्टिव पावर अपॉन एपेरेंट पावर और ट्रू पावर का रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 5 भी खत्म होती है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 अपने आप में बिल्कुल अलग यूनिट है जो कि मशीन के पोर्शन से ली गई है। यह है ट्रांसफॉर्मर एंड मशीन। ट्रांसफॉर्मर एंड मशीन्स। ठीक है,
ट्रांसफॉर्मर की बात कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर होता क्या है? ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन की, कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसके पार्ट होते हैं, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, और ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा ही बनेगा। इसका जो डेरिवेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। कुछ किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। चलिए ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में इसका जो मुख्य भाग होती है वो होती है कोर, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, तो इसलिए इसको मैग्नेटिक कोर भी कहा जाता है। इसमें एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग जो कि इनपुट साइड होती है, और दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि आउटपुट साइड होती है। तो ये इसकी इनपुट और ये इसकी आउटपुट। ठीक है, ये काम जो करता है किस प्रिंसिपल पर काम करता है? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, इसकी प्राइमरी में जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो इंडक्शन इफेक्ट के कारण इसकी सेकेंडरी में हमारा ईएमएफ जनरेट होता है। तो इसके मुख्य भाग अगर कंस्ट्रक्शन में देते हैं तो हमारा कोर इसका बहुत अहम भाग होता है जो कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। तो कोर किसकी बनी होती है? किसी मैग्नेटिक मटेरियल की। और ये मैग्नेटिक मटेरियल लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हमारा क्या होता है? CRGO सिलिकॉन स्टील का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। और कोर जो होती है वो कैसी बनाई जाती है? लैमिनेटेड बनाई जाती है। किसको कम करने के लिए? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। और हिस्टेरेसिस को कम करने के लिए हम किसका बनाते हैं इसको? CRGO सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। वाइंडिंग जो होती है ये किसी कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है। नॉर्मली जो हमारी वाइंडिंग होती है वो बनी होती है इंसुलेटेड या वार्निश्ड कॉपर की। कई जगह जहां हमें इसका वेट कम रखना हो वहां पर एल्यूमिनियम का यूज भी हम वाइंडिंग बनाने में करते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल जो है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसमें क्या होता है? हमारा एक ईएमएफ जनरेट होता है, यानी इनपुट पर जब वोल्टेज प्रदान करते हैं तो सेकेंडरी पर हमें एक ईएमएफ जनरेट होता है। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें हमारे जो इंपॉर्टेंट भाग हैं वो है कोर और वाइंडिंग। हालांकि इसके और भी बहुत सारे भाग होते हैं जो मिलकर ट्रांसफार्मर को बनाते हैं। ट्रांसफार्मर की इक्वेशन की अगर बात करते हैं, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ईएमएफ इक्वेशन जो इसकी होती है 1.44 सॉरी 4.44 FN5, ये इसका ईएमएफ का इक्वेशन होता है। ठीक है, इसकी दोनों वाइंडिंग में यानी प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों में जो ईएमएफ जनरेट होता है उसे इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ईएमएफ मैंने बताया था एक तरह की वोल्ट होती है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट्स हो जाएगा। तो ईएमएफ की इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, वो न्यूमेरिकल भी आपको करने होंगे। ठीक है, बाकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो ट्रांसफॉर्मर का होता है वो क्या होता है? प्राइमरी में और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो होती हैं उनका अनुपात हमारा कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के आधार पर ही हम तय करते हैं कि ये हमारा कैसा है। तो K इजिकल्स टू होता है N2 अपॉन N1 इजिकल्स टू V2 अपॉन V1 इजिकल्स टू E2 अपॉन E1 इजिकल्स टू I1 अपॉन
I2। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला होता है और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अनुसार ही हम तय करते हैं कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन। अगर N2 में टर्न्स ज्यादा है तो ये हो जाएगा स्टेप अप, N1 में कम है, ठीक है, N1 में ज्यादा है तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, सो इन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं। हालांकि ट्रांसफॉर्मर को और कई तरीके से भी क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर सिंगल फेज पे काम कर रहा है तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज पे काम कर रहा है तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, शेल टाइप, बैरी टाइप और कोर टाइप। और इसके अलावा फंक्शन कैसा कर रहा है, वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है, स्टेप डाउन, तो इसके बेसिस पे भी दो प्रकार का हो सकता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन। और इसके अलावा जब बड़े ट्रांसफार्मर यानी पावर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो कूलिंग मेथड, कूलिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वहां पर कूलिंग मेथड आपने कौन सा लगाया है, एयर कूल्ड है, वाटर कूल्ड है, उसके हिसाब से भी आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। बट बेसिकली अगर देखा जाए मेन जो इसका क्लासिफिकेशन होता है वो इसके वोल्टेज के हिसाब पे होता है। तो ट्रांसफार्मर दो तरह का हो सकता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अगर ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट से अधिक प्राप्त हो रही है तब हम इस तरह के ट्रांसफार्मर को कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इन दी ईदर केस अगर आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम प्राप्त हो रही है तो हम इसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। एक और विशेष प्रकार का जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो कहलाता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल अलग होती है। इसमें एक सिंगल ही कोर होती है, एक ही वाइंडिंग प्राइमरी की तरह और वही वाइंडिंग सेकेंडरी की तरह काम करती है। यानी अगर हम देखें तो इसमें एक ही वाइंडिंग प्राइमरी और वही हमारी सेकेंडरी की तरह ही काम करेगी। तो देख लेते हैं इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये जो इसकी वाइंडिंग है एक ही वाइंडिंग होती है जहां से इसको इनपुट प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट लगा होता है और ये साइड हमारी काम करती है किसकी तरह, आउटपुट की तरह। तो ये जो हमारी साइड है पूरी ये N1 और जहां ये कॉन्टेक्ट में ये N2। तो यहाँ अगर हम स्लाइडर को मूव करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स हम अपने अकॉर्डिंगली बदल सकते हैं। यानी N2 का जो मान है वो आप क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। N2 का मान कैसा है, वेरिएबल। तो इसके जो हम इसके स्लाइडर कॉन्टेक्ट को मूव करते हैं तो डिफरेंट टैपिंग्स होती है। जब इसे हम अलग अलग पोजीशन में सेलेक्ट करते हैं तो कई बार N2 इतना, कई बार इतना, कई बार इतना ज्यादा और कई बार बराबर भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बदल के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को बदल सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कैसा होगा, वेरिएबल। यानी ऑटो ट्रांसफार्मर जो है इसका यूज हम वेरिएबल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए करते हैं। और अपने लेबोरेटरी में जरूर देखा होगा, अपने लैब में ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसकी मदद से आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो और ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से वेरिएबल एसी वोल्टेज आप प्राप्त कर लेते हो। तो इसमें मल्टीपल टैपिंग्स निकली होती है, ये हमारे टैपिंग पॉइंट है, तो इसमें मल्टीपल टैपिंग पॉइंट्स निकाल के आप इससे मल्टीपल वोल्टेज प्राप्त कर सकते हो। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज जो है मेजरमेंट में बहुत ज्यादा किया जाता है। जहां हमें वेरिएबल वोल्टेज चाहिए हो वहां आप ट्रांसफार्मर का यूज करके क्या कर सकते हैं, वेरिएबल वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमारा लास्ट इसमें जो एक टॉपिक आता है वो है मोटर्स। मशीन में हमारा इंपॉर्टेंट भाग आ जाता है मोटर्स। मोटर्स हमारी दो तरह की हो सकती हैं, एसी मोटर एंड डीसी मोटर। ऐसी मोटर जो कि एसी सप्लाई पे काम करती हैं वो हमारी एसी मोटर्स कहलाती हैं और ऐसी मोटर जो कि डीसी सप्लाई पे काम करती हैं वो हमारी डीसी मोटर कहलाती हैं। बेसिकली अगर मोटर का कॉन्सेप्ट आप समझें तो मोटर एक ऐसी मशीनरी है, मोटर की अगर हम बात करें, मोटर एक ऐसी मशीनरी है जिसको इनपुट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान करने पर ये हमें आउटपुट पे क्या देती है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो किसी भी तरह का मैकेनिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। एसी मोटर की और डीसी मोटर के आगे अगर हम बात करते हैं तो डीसी मोटर में हमारी मोटर जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ वाइंडिंग ये तीन तरह की हो सकती है, सीरीज, शंट एंड कंपाउंड मोटर। और अगर हम बात करते हैं एसी मोटर्स की तो एसी मोटर्स हमारी दो प्रकार की हो सकती हैं, कौन सी, इंडक्शन एंड सिंक्रोनस।
इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर। और भी हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स होती हैं, जैसे कि यूनिवर्सल मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, रिलक्टेंस मोटर, डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स होती है जिनका यूज हम अलग अलग एप्लीकेशन में करते हैं। तो मोटर का कॉन्सेप्ट ये होता है सिंपल सा कि हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी हमें प्राप्त होती है। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इस तरह से किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, और इसके अंदर हम ये एन एस, इसके अंदर हमने किसी एक कंडक्टर को रखा और इस कंडक्टर में क्या फ्लो कराई? करंट। तो इसमें हमें क्या मिलता है? फोर्स मिलता है। और ये F इजिकल्स टू होता है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है IBL sin थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये मोटर का कॉन्सेप्ट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर है, उनकी कंस्ट्रक्शन आप छोटी मोटे डायग्राम जो है वो देख सकते हैं। कोई भी एक मोटर आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी दी गई। तो यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 6 खत्म होता है और इसी के साथ आपका FEEE का सिलेबस भी खत्म होता है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को 6 की 6 यूनिट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और अब आपके पास इतना कंटेंट तो तैयार होगा कि अब आपको बैक की टेंशन नहीं होगी और कॉपी में लिखने के लिए आपके पास बहुत सारा जो मटेरियल है, बहुत सारे टॉपिक जो है, कंटेंट जो सही शब्द हैं वो अब आ गए होंगे। बाकी इस क्लास के बाद आपको यहाँ जो कंप्लीट ये हमने कराया है इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएं ताकि आप ये जो PDF है इसको देखकर अपना रिवीजन अच्छे से कर सकें। और रेगुलर क्लास अगर आपको देखनी है, डिटेल में नोट्स चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, MCQs चाहते हैं, वो सभी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से जाए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो और आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।